मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट अगर काम कर रहा है और वो अपना 100% दे रहा है, 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, तो उनके साथ भी ऐसा पेश आओ, वो भी मोटिवेट रहे। कि प्यार से ना आर्टिस्ट से या किसी भी इंसान से, उसका अगर 8 घंटे का ड्यूटी है या 9 घंटे का ड्यूटी है तो 9 घंटे नहीं, उससे आप 18 घंटे भी काम करवा लो। तो अभी हम बात करेंगे लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बारे में। उनके जो बॉसेस हैं, उनके जो मेन चलाने वाले हैं, जो क्रिएटिवली इन्वॉल्व हैं, वो आएंगे ही शाम को 6 बजे 5 बजे। ये सब सारी चीज़ें इस फील्ड में ही क्यों है? हमारे इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव है। एडवाइस जो नए स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आपको ना 1-2 साल तो अपना लॉजिकल माइंड साइड में रख के ना, सिर्फ जो काम कर रहे हो ना, अपना ग्रोथ नहीं देखना है, अपने स्किल का ग्रोथ देखना है। अगर आप अपने फेवरेट फिल्म एंड शोज के पीछे का प्रोसेस एंड मेकिंग समझना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए है। आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट है जो VFX फील्ड में 15 ईयर्स से एज अ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर एंड लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। आज हमने इनसे बात करी है इनकी जर्नी के बारे में, VFX पाइपलाइन क्या होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स क्यों होता है, मार्केट के करंट सिचुएशन के बारे में, एंड अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एज अ आर्टिस्ट आप इस फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप इस VFX फील्ड में कैसे आए, और जब आप स्टडी कर रहे थे या जिस समय आपकी स्टडी चल रही थी उस समय आपने कैसे सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, और आपको क्या फैसिनेट किया कि इस फील्ड में ही जाना चाहिए, VFX फील्ड में जाना चाहिए। सो VFX फील्ड, पहली बात तो मैं पहले दिन से VFX फील्ड में नहीं था, बट हाँ इंडस्ट्री में था। जैसे कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो एज एन एडिटर किया। तो एज एन एडिटर मैंने 6 से 7 साल काम किया। तो जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, हम लोग कॉलेज में थे, आई थिंक 12th में थे हम लोग। मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे बताया, और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में होता है जो हर 1-2 घर छोड़ के कोई ना कोई पॉलिटिक्स में होता है, वैसे मुंबई में हर 1-2 घर छोड़ के कोई ना कोई इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे पोस्ट में हो, यहाँ चाहे पे प्री उस में चीज़ हो। का ज़्यादा क्रेज है। तो उस चीज़, क्रेज़ नहीं बोल सकते, क्रेज़ तो कभी नहीं था। तो हमारा कॉलेज चल रहा था और ये सब नॉर्मल ही था क्योंकि मेरे नेबर में भी कोई ना कोई इंडस्ट्री से ही था। लेकिन मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि मुझे भी इंडस्ट्री में आना है, बिकॉज मैं अभी सिंधी फैमिली से हूँ। तो हम लोग का बिज़नेस था, हमारा बिज़नेस जो है वो कपड़े का है। तो बचपन से वही सुना है, कपड़ा क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट, रॉ मटेरियल्स, उसी के बारे में। कभी इंडस्ट्री का कभी नामो निशान नहीं, सिर्फ जो शाम को टीवी ऑन होती थी वही होती थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं जब 12th में था तब मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया ऐसे कि ऐसे ऐसे कोर्स है, तो फ़ोटोशॉप का है, कोरल ड्रॉ है और एडिट का है। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। फिर मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में आया, उसके बाद मैंने अरीना ज्वाइन किया। तब सिर्फ अरीना एक ही था पार्ला में। अच्छा। 2007-6 कह रहा हूँ, तब अरीना पार्ला में था। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट आपका हुआ। बॉर्न एंड बॉटम मुंबई का ही हाँ, मतलब। बॉर्न एंड बॉटम मुंबई। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग में जब अपना स्टडी चल रहा था आपका, फैमिली के यहाँ से प्रेशर कि मैं ये चीज़ ही इस डायरेक्शन में जा, इधर क्या जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिंधी फैमिली से हूँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है हमको पता ही नहीं है। और स्पेशली मुंबई में हमारे घर पे तो यही बात होती थी, ये बिज़नेस है, ये वो बिज़नेस है, ये धंधा है, वो धंधा है। तो कभी स्पेसिफिक नहीं होता था। हमारा एक ही एम होता है, पैसा टर्न अराउंड हो, पैसा घूमे, पैसा आए। पैसे के ऊपर लिखा नहीं होता है कि ये सरकारी जॉब है, या जिस दिन आप पैसे बरसेंगे ना उस दिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या बेच के आप पैसा ला रहे हो। पैसा पैसा होता है। तो एक, और पहले दिन से ही मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि तेरे को जो करना है कर, लेकिन जो करना है वो अच्छे से कर। तो मुझे ऐसा कोई ये नहीं था कि यही करना है या क्या करना है। हाँ, बस ये था कि बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस तो चलो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बजट लगता है। बट हाँ, धीरे धीरे उस और चल रहा हूँ। तो जब आपने एज ए एडिटर स्टार्ट किया तो एक एडिटर और यहाँ तक की क्या ट्रांजिशन था? एक एडिटर जो स्टार्टिंग में था, मैं बहुत पैशनेट था काम को लेके, क्योंकि मैंने मेरे पापा को भी देखा था। हम लोग कभी ये बात नहीं करते थे कि अरे आज संडे है, छुट्टी है, आराम करना है। कभी मैंने देखा ही नहीं घर पे भी, मेरे पापा को देखा मैंने कि चिल करना है, ये करना है। ऐसे कभी बात ही, डिस्कशन ही नहीं होता था। तो जब बोलते हैं ना, जो बच्चे के कान में जब जो पढ़ता है वही सीखता है। तो एज एन एडिटर भी मैंने जब ज्वाइन किया, तो तब के हालात और अब के हालत में बहुत फ़र्क है। तब हम लोग स्टार्टिंग में 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती थी।
अच्छा, स्टार्टिंग में 3 महीना ऐसे ही आप इंटर्न काम करो। इंटर्न मतलब आपको ट्रैवलिंग का भी पैसा नहीं मिलेगा, तब भी हम लोग करते थे। और मतलब तब हम फ्री में लोग काम कर रहे फ्री हो। में काम करना है, पूरा फ्री में करना है। तब भी हम करते थे, हम लोग 10-10 12-12 घंटे नहीं, हम लोग 10-10 12-12 दिन रहते थे वहीं पे। सिर्फ कभी 4-5 दिन में एक बार आ गए नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। अब तो क्या हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें आ गई, कॉर्पोरेट आ गया है, तो अब थोड़ा सा फैसिलिटी है। और नहीं तो स्टार्टिंग तो बहुत 7 8 9 तो बहुत ही वैसा था। तो एडिटर के बाद फिर वीएफएक्स में कैसे आए? मैं एज एन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करता हूँ था, मतलब जब करता था। तो मैं जब ऑनलाइन एडिटर था तो मेरा एक फ्रेंड है, वो कर रहा था महादेव शो। थोड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटर क्या होता है उसके बारे में तो? अ, उस समय की बात बताऊँ मैं अगर, तो ऑफलाइन एडिटर ये होता है, जो भी अपना रशेस आते हैं हम उसको एडिट करते हैं। हम्म, लाइनअप होता है, पहले एक लाइनअप होता है, पहले सिंक होता है, फिर लाइनअप होता है। लाइनअप होने के बाद फिर एक एसोसिएट एडिटर बैठता है जो एडिट करता है, और फिर फाइनल एडिटर फाइनल एडिट करता है। वो हो हम्म, गया ऑफलाइन। अब ऑनलाइन में होता है ऑडियो लेवल, म्यूज़िक मिक्सिंग, कलर करेक्शन, ये सब ऑनलाइन के पार्ट आते हैं। फिर पैकेजिंग, जैसे कि फिर पैकेजिंग पैकेजिंग जैसे कि अगर टीवी का कर रहे हो आप, तो कमिंग अप्स आते हैं, प्री कैप आता है, रिकैप आता है। तो उसके ऊपर जो एस्टेंट बैंड्स होते हैं जो चैनल से ही आते हैं, हम्म, वो हमको उसमें प्लेस करने होते हैं। और पूरा करके एंड टू एंड इन एंड आउट करके पूरा एक एपिसोड बना के दिया, तो वो ये ऑनलाइन आ गया। और फाइनल एडिट तक ऑफलाइन आ गया। लेकिन अब उसमें भी ऐसा हो गया है कि अब ऑनलाइन एडिटर का भी काम बहुत कम हो गया है। हम्म, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग मोनो और स्टीरियो पे काम करते थे उस समय। अब हो गया है 5.1, हर कोई भी चैनल 5.1 लेता है। हम्म, तो अब क्या होता है, ऑनलाइन एडिटर का काम तो ना के बराबर रह गया है। ऑडियो जो जाता है वो 5.1 डॉल्बी वाले के पास जाता है, वो अपना बंदा करके दे देता है। हम्म। और जो वीडियो होता है कलर करेक्शन के लिए, वो डीआई में जाता है, तो वहाँ से करके आता है। तो अब तो सिर्फ स्लैप होता है, इन आउट लॉक होता है, और एक्सपोर्ट होता है। तो अब और पहले में ऑनलाइन में बहुत फ़र्क हो गया। अब कुछ नहीं बचा है काम, बिकॉज अभी डिवाइड हो गया है। फिर से वीएफएक्स पे आते हैं। हाँ, वीएफएक्स पे आते हैं। सो वीएफएक्स फिर मैंने 2011 एंड 2012 स्टार्टिंग में महादेव शो स्टार्ट हुआ था। तो मेरा एक फ्रेंड था जो ऑनलाइन एडिट कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि प्लीज़ मुझे आके हेल्प कर दे। हम्म, क्योंकि वो मेरा एक्चुअली मेरा फ्रेंड मेरा एसोसिएट था वो। तो उसने एज एन इंडिपेंडेंट शो स्टार्ट किया था, तो उसने हम्म, बोला मुझे हेल्प कर दे। फिर मैंने वहाँ पे उसके वहाँ गया, एडिट 1 डेढ़ महीना काम किया। तो वहाँ मैंने देखा एक टीम है जो हम्म। काम कर रही है वीएफएक्स का, और जो वीएफएक्स कर रही है, और मैंने देखा यार बहुत अच्छा है। और उस समय के लिए तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था, अब तो बहुत नॉर्मल हो गई ये चीज़ें। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा, और मैंने सच में दिल से मैनिफेस्ट किया कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है। और आप मानोगे नहीं, मुझे सामने से ऑफ़र आया, क्योंकि उनको ओके। पता था कि मैं एडिट से मुझे निकलना है और मुझे हम्म, कुछ और भी देख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे सामने से ऑफ़र किया कि राजेश, तब उनका स्टूडियो 20-25 से 30 लोग के बीच का था, कि आके जो भी है सीख ले। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता वीएफएक्स का, हाँ मुझे पोस्ट का पूरा पता है, बट वीएफएक्स कुछ नहीं पता। बट उन्होंने बोला कि तू सीख जाएगा जल्दी से, आ जा। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके वहाँ से सीखा। तो वहाँ से मेरी जर्नी महादेव से स्टार्ट हुई। अब वहाँ से जब स्टार्ट किए तो कौन से डिपार्टमेंट में और कैसे ज्वाइन किया? तब कैसा था, वो बहुत, मैंने पहले ही बोला हम्म, कि वो बहुत छोटा स्टूडियो था, 25-30 लोगों का। तो जब छोटा स्टूडियो होता है तो सब हमको ही करना होता है, जैसे एक स्टार्टअप करता है इंसान। हम्म, तो स्टार्टअप में एचआर भी वही होता है, बॉस भी वही होता है, और करेक्ट। कभी कभी ऑफिस बॉय भी वही होता है। सो हाँ भाई, इतनी भी छोटी कंपनी नहीं थी, बट थी तो 25-30 लोग की थी। तो जैसे अभी होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं था। हम 1-2 लोग ही थे जो हम संभाल रहे थे, तो उसमें मैं एक था। हम्म, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहाँ से मैंने एज एन कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किया, बट कुछ ही दिनों में मैं कोऑर्डिनेटर से वहाँ पे सीधा लाइन प्रोड्यूसर हो गया। बिकॉज मैंने बहुत जल्दी ग्रैब किया, मैंने 1 महीने में पूरा, क्योंकि मेरा पोस्ट का इतना स्ट्रॉन्ग 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया। और उसके पहले मैंने फ़ोटोशॉप पे भी काम किया है, बिफोर एडिट एज एन एडिटर मैंने फ़ोटोशॉप पे भी काम किया 1.5 साल। तो एक था पहले से ही, तो ग्रिप थी, तो वो ग्रिप जल्दी से पकड़ ली मैंने। क्या रोल होता है वीएफएक्स प्रोडक्शन का इन वीएफएक्स स्टूडियो, या अगर कंपनी बोले? एज एन वी एफ एक्स प्रोड्यूसर, एक्चुअली वी एफ एक्स प्रोड्यूसर एज एन वर्क बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर पूरा प्रोडक्शन की बात करें हम, हम्म, प्रोडक्शन का क्या रोल होता है, तो प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि अलग अलग पोस्ट है। हम्म, इट स्टार्ट फ्रॉम इंटर्न, इंटर्न से
जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर ही होते हैं, कोऑर्डिनेटर से फिर सीनियर कोऑर्डिनेटर पे आते हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर से सीक्वेंस लाइन प्रोड्यूसर पे आते हैं, और सीक्वेंस लाइन प्रोड्यूसर से फिर लाइन प्रोड्यूसर पे आते हैं, फिर बाद में मैनेजर हुए, फिर सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वर्क क्या होती है मतलब प्रोडक्शन की, तो उनकी कंपनी में क्या रोल होता है कि मतलब जैसे कि अगर कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है कि भाई ये तुमको करना है, बट आपकी क्या रोल होती मतलब थी उस समय, सो या अभी भी अगर जो प्रोडक्शन में है अगर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो उनका क्या रोल होता है? अच्छा, उनका रोल ना, हम्म, उनका रोल बेसिकली प्रोडक्शन से, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन में इन एंड आउट, पूरा प्रोडक्ट को आउट करना, निकालना। तो जैसे आप हो, आप एज एन आर्टिस्ट काम करते हो, लेकिन आपको डेडलाइन कब तक ख़त्म करना है, क्या है, उसका प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, उसका प्रेशर हमारे ऊपर होगा। बिकॉज रीज़न इज़ कि हमको एंड टू एंड देखना है, क्योंकि अगर आप वो भी सोच के काम करोगे तो आप अपना एज एन क्रिएटिव इनपुट नहीं दे सकते हो। ओके, तो इसके लिए वो हमको रखा गया है। सो जो प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा डेटा लेके शॉट डिस्ट्रीब्यूट करके, फॉर एन एग्जांपल एक कोई सीक्वेंस है जिसमें 100 शॉट है, 100 शॉट्स है, तो 100 शॉट को कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ, वीएफएक्स सुपरवाइज़र हुआ, सीजी सुपरवाइज़र हुआ, जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ, उसके साथ बैठ के पूरा एंड टू एंड डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड करके, शॉट्स डिवाइड करने के बाद हर एक का एक मैंडेज होता है शॉट का। अब आप पूछोगे मैंडेज, आपको पता होगा लेकिन हाँ लोगों को नहीं ठीक, पता होगा। हाँ मैंडेज जो होता है वो ये होता है कि एक बंदा, अगर सपोज़ हमें कोई एक मॉडल बनाना है, सपोज़ ये मुझे वॉच बनानी है, तो ये एक मॉडल 3D में बनाना है, तो इसमें कितना दिन लगेगा अगर एक बंदा बैठ के काम करता है। तो अगर हम, मुझे सुपरवाइज़र बताएगा कि 10 दिन लगेंगे, तो ये 10 मैन डेज़ का काम होगा। अब इस 10 दिन में अगर 2 लोगों ने मिलके किया तो 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 2 मैन पावर लगे, तो वो मैन डेज़ होता है। तो वो मैन डेज़ हमारे सुपरवाइज़र हमको बताते हैं कि ये शॉट के इतने मैन डेज़ हैं, ये चीज़ के इतना मैन डेज़ है, एज एन डिपार्टमेंट वाइज वो बताते हैं। उसके बेस पे हम पूरे शॉट्स डिवाइड करते हैं, और शॉट डिवाइड करने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक से दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेटर होता है जो उसका फॉलोअप लेता है। कभी स्ट्रिक्ट डेडलाइन है तो उस समय आप पे प्रेशर भी ज़्यादा रहता होगा, हाँ। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट काम कर रहा है और जो सुपरवाइज़र वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं उन सब पे प्रेशर रहता है। उस डेडलाइन में आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उधर सेम टाइम आर्टिस्ट के साथ उसको भी मोटिवेट रखना और वो शॉट जो काम चल रहा है वो सुपरवाइज़र को भी दिखाना, तो उस बीच में आप दोनों हर तीनों चीज़ को मैनेज करते हैं, अपने आप को भी मैनेज करना है, आर्टिस्ट को भी मैनेज करना है, एट द सेम टाइम सुपरवाइज़र को भी मैनेज करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ एक ही होती है, पहले तो, कि खुद को शांत रहना है, क्योंकि चिल्लाने वाले बाकी के बहुत हैं। हाँ, तो प्रोडक्शन आने वाला हाँ, आगे है इसमें। है ना? तो खुद को शांत रहना सबसे पहले। तो बचपन से जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि ज़बान पे शक्कर होनी चाहिए और सर पे बर्फ़ होना चाहिए। मतलब ज़बान मीठी होनी चाहिए और सर जो ठंडा होना सर चाहिए। ठंडा होना चाहिए। हालाँकि मैं बचपन से ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सर ठंडा था, मैं भी गुस्से वाला था, बट ऐज जो होता है ना, जो काम होता है वो धीरे-धीरे सब कुछ सिखा देता है। सो हम आते हैं इसी पे कि हम कोऑर्डिनेटर, आई मीन आर्टिस्ट को और सुपरवाइज़र के बीच में कैसे लिंक करते हैं। और एक उस बीच में आप भी है कि हाँ, चाहते इंसान भी क्या होता है ना कि उस प्रेशर में वो इंसान कैसा भी हो कभी-कभी वो भी हाइपर हो वो जाता भी है। हाइपर हो जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड हुँ, करता है, बट हम ट्राई करते हैं कि हम शांत रहें। तो उसके बीच में ऐसा होता है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ज़बान पे शक्कर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि प्यार से ना आप हुँ, और समझ के बात कर रहे हो और उसको एंटरटेन कर रहे हो। सबसे पहली बात, किसी को भी काम कैसे करवाते हो, उससे एंटरटेन करते हो। वो कुछ पूछता है, आपको पता है इसका कुछ नहीं होने वाला आगे, लेकिन आप स्मार्टली उससे बात करते हो, हुँ, आप एंटरटेन करते हो, प्यार से बात करते हो, नहीं यार ये प्रोजेक्ट है, ऐसा है, वैसा है, निकालना है। तो वो भी आपको एज एन ह्यूमन बीइंग वो भी आपको मदद करेगा, क्योंकि वो भी इंसान ही है, वो भी समझता है। ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट है वो तो वो अलग समझेगा, या सुपरवाइज़र है तो अलग समझेगा, वो भी समझेगा। और कंपनी है, एंड ऑफ द डे तो चलना है, वहीं से काम होगा, वहीं से बिल होगा, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से सैलरी होगी, तो वो भी समझता है। तो बस प्यार से बात करते हैं हम और समझाते हैं। 99%, 95% लोग समझ जाते हैं, 2-5% होते हैं जो नहीं समझते, बट लेकिन इतने में हमारा काम हो जाता है। तो आर्टिस्ट को समझाना, प्यार से समझाना कि सिचुएशन क्या है वो समझाना, उसको बोल देंगे, आर्टिस्ट करता है। बस ये है कि आप अपनी ज़बान जो है इस पे बहुत शक्कर सारे रखो। ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं बहुत कहीं की अलग-अलग जगह कंपनी में काम कर, तो उनसे बात होती है तो ऐसा उन लोग बताते हैं कि प्रोडक्शन भी है, इवन जो सुपरवाइज़र है फ्लोर पे चिल्ला रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट अगर काम कर रहा है, अब वो अपना 100% दे रहा है, अगर वो लाइक 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, तो उनके साथ भी ऐसा पेश आओ कि वो भी मोटिवेट रहे और वो काम करने के लिए अंदर से करे कि हाँ यार ठीक है करते हैं। करेक्ट, उसके लिए प्यार से अच्छे से एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखेंगे ना, तो सबको लगेगा यार कल ऑफिस जाता हूँ, ये शॉट बचा है, करना है मुझे। लेकिन यही अगर चिल्ला के करेंगे तो अवॉइड करेंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल करके डाल देंगे बराबर ना। तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो काम करे वो आई एम नॉट फीलिंग वेल डाले। और बात रही सुपरवाइज़र की, तो सुपरवाइज़र भी गलत नहीं है, सुपरवाइज़र को भी अपना काम निकालना है, क्योंकि सुपरवाइज़र को अपने बॉस को देखना है, उसको क्लाइंट को भी देखना है। क्लाइंट से एक होता है, एक पूरा एक शीट बनता है कि इतना काम होना है, और जो हमारे बॉस होते हैं वो बताते हैं कि नहीं इतना नहीं, इतना ही करके देना है उसको। बट उसके बीच में सुपरवाइज़र भी आते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंडेज हुआ, जैसे कि हमने शूट पे बात की, हमने एक लॉक किया कि 5 मिनट का सीक्वेंस है, ये करना है, तो मेरे बॉस को पता है उसके कि 5 मिनट का सीक्वेंस करना है। लेकिन अब करते करते कुछ 2-5 शॉट 10 शॉट ऐड हो गए, तो 5 मिनट की जगह 5 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड हो गया। अब क्लाइंट से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा है और दूसरा सुपरवाइज़र कर रहा है, एज इन क्रिएटिव लेवल पे। तो सुपरवाइज़र तो प्रोडक्ट देखता है, तो वो सोचता है यार ठीक है ना, 5 मिनट है, 10 शॉट 2-5 शॉट एक्स्ट्रा कर दूंगा, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा, अपनी कंपनी का नाम जगह कर देता हूँ। लेकिन फिर बॉस वहाँ से बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसका एक्स्ट्रा बिल होगा, फिर हम वो क्लाइंट को नहीं बोल पाते। तो उनका भी कुछ ना कुछ इशू होते हैं, तो शायद वो भी थोड़ा थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने हाई पोस्ट पे हो, जैसे आपने पहले बोला कि सर को शांत रखना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी फ्रेशर है, अगर उससे आप कुछ बोल रहे हो तो वो एग्रेसिव ज़्यादा होगा, पहले हुआ, क्योंकि उसको उस इन्वायरमेंट का हैबिट नहीं है। हैबिट नहीं करें। बट आप सुपरवाइज़र उस पोस्ट पे बैठे हो, तो आपको मैनेज करने आना चाहिए ना कि मतलब ठीक है, इतनी रश तो है, अब इस रश में भी उनको कैसे मैनेज करना है, आर्टिस्ट पे चिल्लाना है। इसीलिए क्या होता है ना, किसी सुपरवाइज़र की अगर हम बात ना करें इस पे, तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। वो भी है। पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, कोई कोई बहुत शांति से अच्छे से काम निकाल लेता है, कोई चिल्ला के निकालता है, सबका अपना अपना टेम्परामेंट अलग है। सो सुपरवाइज़र को भी शांति से ही काम लेना चाहिए, और बहुत सारे सुपरवाइज़र लेते भी हैं शांति से काम। कभी ना कभी देखो क्या होता है, इन सर्टन पीरियड, जैसे अगर उसने कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट है, अभी 1 महीने के प्रोजेक्ट में वो 30 दिन काम किया उसने, 26 वर्किंग डेज पे काम किया, उस 26 में से अगर 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ तो इट्स ओके, मैं समझता हूँ, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारा भी दिन होता है। लेकिन डेली करना, डेली का एक क्योस मचाना, वो एक अलग चीज़ है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके साथ कोई करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा कोई, या वो किसी ना किसी मजबूरी से उस कंपनी में रुका है या उस सुपरवाइज़र के साथ रुका है। लेकिन जिस दिन उसको चांस मिलेगा वो भाग जाएगा, वो सेम सैलरी में भी चला जाएगा। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बंदे वो ऐसे रहे, मैं इतना अच्छे से बना के रखूँ कि ज़्यादा सैलरी भी अगर कोई दे रहा हो तो भी एक बार सोचे नहीं यार, करना है तो इनके साथ ही काम करना है, क्योंकि मेंटल पीस भी कुछ एक बात होती है ना, एक चीज़ होती है। तो रही बात अभी ये कि यही है कि आर्टिस्ट और सुपरवाइज़र के बीच में हमारा रोल, हम एक सैंडविच की तरह हो जाते हैं, जैसे कि माँ और कहते हैं ना, माँ और बीवी के बीच में लड़का हो जाता है ऐसा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन माँ आर्टिस्ट और सुपरवाइज़र के बीच में, और हमारे इसमें तो आर्टिस्ट और सुपरवाइज़र प्लस हमारे कंपनी का ओनर बॉस, हमारे तो और क्लाइंट, दो नहीं चारों तरफ से हो जाता है। तो ठीक है, स्मार्टली काम करना पड़ता है, थोड़ा पॉलिटिकली भी स्मार्टली बोल के, पॉलिटिकली करेक्ट रह के बात करके काम निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी भी कंपनी या प्रोडक्शन में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो प्रोजेक्ट, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें, तो उनकी क्या एक हायरार्की होती है उस प्रोजेक्ट को डील करने के लिए, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड तो ऐसे बहुत बड़ा हो वो जाएगा, शॉर्ट में थोड़ा सा आप क्योंकि अगर स्टार्ट टू एंड आपको चाहिए तो एक मैं बना के दे दूंगा, आप स्क्रीन पे लगा देना बाद में, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली सीजी में। हाँ, उसमें तो 3D में तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। चलो VFX में अगर हम कंपोजिट लेवल पे बात करें तो 4-5 डिपार्टमेंट होंगे। आप एक कोई सिंपल एक शॉर्ट या कुछ का एग्जांपल लेकर के भी आप तो शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अच्छा, तो 3D का बताना है या VFX ओवरऑल ओवरऑल बताना? तो अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल हमने कोई एक शूट किया जिसमें बैकग्राउंड कुछ सेटअप भी है, पीछे बैकग्राउंड भी है जो क्रोमा है,
और कोई एक कैरेक्टर भी है जो 3D कैरेक्टर, आई थिंक ये एग्जांपल बेटर रहेगा कि जिसमें एक 3D भी आ गया, सेट 2D के भी आ पीछे गया, बैकग्राउंड भी आ गया और ये भी आ गया। तो अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका अप्रोच हमारा ये होता है कि जो भी हमको 3D कैरेक्टर बनाना है तो पहले हमको उसको CG में 3D कैरेक्टर बनाना है। तो उस 3D कैरेक्टर के लिए स्टार्ट होता है मॉडलिंग से, मॉडलिंग का टेक्सचर, टेक्सचर से लुक डेव, और टेक्सचर से लुक डेव के बीच में रिगिंग होती है। रिगिंग का मतलब होता है जॉइंट्स, जैसे हड्डियों में जॉइंट है वैसे जॉइंट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो मूव करेगा, एनिमेट होगा। तो मॉडल हो गया, टेक्सचर हो गया, लुक डेव हो गया, टेक्सचर लुक डेव के बीच में रिग साइमल्टेनियसली हो गया। उसके बाद अगर वो मूवमेंट कर रहा है, कोई कैरेक्टर है, तो एनिमेशन हुआ, और एनिमेशन होने के बाद फिर वो इस फाइल जाती है लाइटिंग में। लाइटिंग में गई, लाइटिंग डिपार्टमेंट से लाइट सेट हुआ, लुक उस सेट के हिसाब से लाइट सेट होने के बाद फाइनल रेंडर हुआ, रेंडर होने के बाद वो कंपोजिट में चला गया। तो कंपोजिटर के पास गया, तो हम कंपोजिटर की बात कर रहे हैं और हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। आई होप इतने में क्लियर हो गया 3D, और बहुत डिटेल में है वो आप फिर हाँ डाल वो देना। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग कर लेंगे। हाँ वो बहुत, हाँ हाँ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में वो आप लिख देना। तो जो हमने बैकग्राउंड की बात की, तो बैकग्राउंड में भी डिपेंड करता है, दो चीज़ होते हैं, एक CG बैकग्राउंड भी होता है और एक DMP भी होता है, डिजिटल मैट पेंटिंग। तो प्रेफर अगर 3D से हुआ तो सेम प्रोसेस होगा, और अगर 3D से नहीं हुआ तो फोटोशॉप में DMP डिपार्टमेंट होता है। DMP डिपार्टमेंट में डिजिटल मैट पेंटिंग, मैट पेंट बनाया उन्होंने, वहाँ प्लेस किया, रोटो आर्टिस्ट के पास गया, रोटो आर्टिस्ट ने जो भी था क्लीन किया, रोटो किया, रोटो करने के बाद जो DMP बना, डिजिटल मैट पेंट बना, वो वहाँ प्लेस हुआ। प्लेस होने के बाद एक रफ कॉम्प हुआ, रफ कॉम्प होने के बाद फाइनल कॉम्प जो सीनियर आर्टिस्ट करते हैं, सीनियर और लीड देखते हैं, वो कॉम्प हुआ, और कंपोजिट होने के बाद सुपरवाइज़र ने ओके किया तो डायरेक्ट क्लाइंट के पास चला गया फॉर अप्रूवल। तो ये एक बेसिक है, डिटेल तो मुझे लगता है उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ ठीक। तो अभी हम बात करेंगे लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बारे में, कि जितने भी बॉलीवुड कंपनीज वहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, 12-18 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है। इवन कभी कभी 2-3 दिन आर्टिस्ट को वहाँ रुकना पड़ जाता है। बट मैंने और भी कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे ये सिनेरियो नहीं मिलता है। वहाँ पे होता क्या है कि प्रोजेक्ट का डेडलाइन वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बट वो लोग उनकी जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज रहती है, उनकी पाइपलाइन प्रॉपर होती है, तो उनका जो काम है वो प्रॉपर टाइम पे ख़त्म होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, पाइपलाइन प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो आप इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, और आप अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि हॉलीवुड और बॉलीवुड का, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो यही आ जाती है कि बजट। हम्म। अगर हॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट है या हॉलीवुड की कोई कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है, तो वो लोग के पास जो क्लाइंट है उनके पास जो आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है, तो उनका बजट बहुत अच्छा खासा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए, तो उसमें मैंने देखा कि जो उसका एक शॉट का जो बिडिंग था, जो अमाउंट था, इज इक्वल टू योर होल मंथ सैलरी। तो कोई भी कंपनी अगर वहाँ से आती है या यहाँ पे है और हॉलीवुड का काम कर रही है, तो उनका पास इतना अच्छा खासा मार्जिन है कि वो लोग अच्छे यहाँ से पाइपलाइन डाल सकते हैं, प्रॉपर पाइपलाइन में काम कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा लेविश टाइम मिल जाता है, प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा बन जाता है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा बन जाता है, वो सैटरडे संडे अफोर्ड कर सकते हैं, और 9 आवर्स वर्किंग भी अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर 5 लोग हैं सपोज किसी प्रोजेक्ट को लेके, एज एन बॉलीवुड या एकदम नॉर्मली, अगर मुझे लग रहा है कि ये 5 लोग निकाल लेंगे, तो उसकी जगह 7 लोग भी लगा सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे बजट। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि कोई बॉलीवुड गलत है या हॉलीवुड गलत है, आज सही है, या कोई गलत नहीं कोई सही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशंस, राइट। तो जो बजट आ जाता है, तो पहली बात पाइपलाइन चेंज हो जाती है, पाइपलाइन स्ट्रांग आ जाती है, बजट है तो। अब बजट नहीं है तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट तो ये हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में इतना डिफरेंस है, वो आता है क्योंकि उनके पास एक लेविश बजट है, अच्छा खासा मार्जिन है। आज आपके और मुझे भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो हम भी ऐसे लेविशली काम कर सकते हैं और अच्छा आउटपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि मेंटल भी पीस रहेगा, अच्छे से काम करेंगे, सब लोग रिलैक्स रहेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आर्टिस्ट को, हर एक एम्प्लॉय को, तो अपने आप प्रोडक्ट और अच्छा ही बनेगा। सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, और भी बहुत सारे होते हैं, बट एक वन ऑफ द मेन रीज़न। तो
हॉलीवुड बॉलीवुड का इसी वजह से डिफरेंस होता है मेनली। अब हम आते हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड में क्या होता है, पहले तो बजट क्रंच होता है। क्रंच मतलब अगर सीरियल के वीएफएक्स से पकड़े तो अच्छा खासा होता है, वैसे नहीं होता है। बट हाँ, हॉलीवुड से कंपेयर करें तो बजट नहीं होता है उतना। फर्स्ट तो ये रीज़न हो गया। और सेकंड रीज़न ये हो जाता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, जितने भी बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं बॉलीवुड की, उनके जो बॉसेस हैं, उनके जो मेन चलाने वाले हैं, जो क्रिएटिवली इन्वॉल्व हैं, वो आएंगे ही शाम को 6 बजे 5 बजे। आर्टिस्ट तो बेचारा 10:30 बजे आ गया, या लेट गया होगा तो 11-12 बजे आ गया, वो अपना काम कर रहा है। आएंगे 6:30 7 बजे 5 बजे 3 बजे 4 बजे। अब वो 3-4 बजे आएंगे, टाइमलाइन देखेंगे, पहले तो थोड़ा रिलैक्स होंगे, चिल होंगे, सेटल होंगे, उनकी भी चार काम होते हैं। फिर वो एडिट में जाएंगे, 4 चीज़ें देखेंगे शाम के 6 7 8 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक। फिर 10 बजे सुपरवाइज़र को बोलेंगे ये 10 शॉट आज फिक्स कर देते हैं क्या। तो कॉम्पर भी टेंशन में, यार ये 4 शॉट 10 शॉट करके जाने। तो रिव्यू से बाहर निकलेंगे, सुपरवाइज़र लीड को बताएगा, लीड आर्टिस्ट को बताएगा, कराएगा, भले थोड़ा सा ही फिक्स होगा, छोटा सा ही फिक्स होगा, लेकिन वो फिक्स करते करते उसके 12-1-2 बज गए। फिर वापस सुबह उठा, लेट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको सॉल्व करना है बॉलीवुड में, तो जो बंदा क्रिएटिवली इन्वॉल्व है, जो करेक्शन देने वाला है, अगर आर्टिस्ट 10:30 बजे आता है, 10 बजे आता है, 9:30 बजे आता है, 8 बजे की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 9 o'clock होती है, जब भी जो भी शिफ्ट होती है, तो उस रिस्पॉन्सिबल बंदे को भी उस टाइम पे एंटर हो जाना चाहिए। करेक्ट। तो क्या होगा, अब वो तो आए 3 बजे 4 बजे 6 बजे, तो वो तो फुल फ्रेश मूड में है, तो उनकी बैटरी फुल चार्ज है रात के 3 बजे तक। और वो एंड ऑफ द डे ओनर हैं, पार्टनर हैं कंपनी के, तो लेकिन बाकी लोग तो एम्प्लॉय हैं, तो उनका विजन, उनका जो है सोचना, या उनका जो पर्सपेक्टिव है कंपनी को लेके अलग होगा, और ऑब्वियसली आर्टिस्ट का अलग होगा। आर्टिस्ट को एक सैलरी मिल रही है, आप एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हो घर पे, बेचारा वो तो बंदा सैलरी लेके जा रहा है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। तो उसको सबको अगर एक पेज पे लाना है, तो सबसे पहले एक ही चीज़ करना है कि 9 बजे अगर शिफ्ट चालू हो रही है, 10 बजे चालू हो रही है, तो और ये बॉलीवुड में होता है या बड़े स्टूडियो में ऐसे ही होता है कि सब एक ही टाइम पे आ रहे हैं। जैसे एक आध स्टूडियो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ऐसे हैं कि उनका अराउंड, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें 9 या 9:30 कुछ उनका वर्किंग स्टार्ट है, तो 9 to 6 या 6:30 कुछ है। तो 9 o'clock जब उनका लॉगिन होता है, तो उनके सुपरवाइज़र से लेके सब जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट में, सब 9 o'clock लॉगिन हो जाते हैं। 9-9:50, ना कि पता चला कि उसका सुपरवाइज़र या उसका जो ओनर है, जो फाइनल कॉल लेने वाला है, वो शाम को 5 बजे जाके बताएगा। तो वो 6 o'clock रैप अप कर देते हैं, 6-6:30। और वहाँ तो ऐसा होता है कि 6:30 के बाद रुके हो तो क्यों रुके हो, आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों रुके हो। लेकिन बाकी सब स्टूडियो में तो अगर टाइम पे भी जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा बॉलीवुड में कि मैं टाइम पे जा रहा हूँ, कोई पकड़ ना ले। अरे जल्दी क्यों जा रहा है, अरे जल्दी नहीं, टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। तो सबसे मेन है कि एक ही की है कि उनको टाइम पे आना होगा, और अगर शायद वो जल्दी से समझ जाए लोग। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इसको देखे ताकि इसमें जो लूप होल्स है उसको फिक्स होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे इंडस्ट्री में बहुत लोग, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की होती जैसे है, है शूट्स में होती है। वैसे वीएफएक्स में भी आई थिंक आज से बहुत साल पहले, आई थिंक मेरे ख्याल से 2011-12 के आसपास ही या 10 के आसपास ही, मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुछ तो एक इनिशिएटिव लिया था, और उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था। आई एम नॉट श्योर, मैं उतना अवेयर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था उस समय। उस समय ऐसा होता था 2011-12 के आसपास, मैं ईयर्स वाइज मैं श्योर नहीं हूँ, बट होता था ये मैं श्योर हूँ क्योंकि बहुत लोग सफ़र किए हैं। प्राइम फोकस, प्राइम तब प्राइम ही था, अब तो डीनेक हो गया है और रीडिफाइन हो गया है ना। तब ऐसे होता था कि कुछ 15-20 हज़ार रोटो आर्टिस्ट ऐसे आपको ज्वाइन करना है, तो आपको 15 या 25 हज़ार रुपये कुछ आपको सामने से पे करने हैं कंपनी को, अच्छा, एज एन डिपॉजिट। और फिर वो बोलते थे कि ये आप, फिर हम आपको ट्रेन करेंगे।
अच्छा, मतलब आप फीस सीख हो गई क्या, इसकी। फीस नहीं, आप सीख के आए हो एक इंस्टीट्यूट से, लेकिन आपको अगर जॉब चाहिए तो आप सीरियस हो नहीं हो या जो भी उनके टर्म्स कंडीशन थे, कुछ 15 या 25 हज़ार रुपये आपको देने हैं, हम्म। और वो रिफंड होते भी नहीं थे कितनों के, हुए भी नहीं कितनों के। और उसके बाद उस पर कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि साल भर आप जॉब नहीं छोड़ सकते या 2 साल नहीं छोड़, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती थी तो तब कुछ 7 हज़ार, 8 हज़ार, 5 हज़ार कुछ सैलरी होती थी। तो उसमें सैलरी इंक्रीमेंट ऐसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये होते थे। तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते थे। अब वो 25 हज़ार रुपये के लिए नहीं रुकेगा, वो तो फिर निकल जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो तो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके निकल जाएगा। तो उसके 25 हज़ार गए। तो रोटो आर्टिस्ट के कुछ 15 से 20, 25 हज़ार के बीच में लेते थे वो लोग, और कुछ क्लीनअप आर्टिस्ट एज ज्वाइन करना है तो 35-45 हज़ार ऐसा कुछ था, मतलब कुछ 5-10 हज़ार का डिफरेंस था कि एज एन क्लीनअप आर्टिस्ट आपको ज्वाइन करना है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ही कुछ इन्वॉल्वमेंट किया था या शिवसेना ने किया था, और बहुत कुछ उस पर हुआ था, और फिर बाद में उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। फिर अब वो उस सब उसको बहुत टाइम हो गया, बहुत यानी बहुत टाइम हो गया उसको, आई थिंक 10-12 साल ये से सब ज़्यादा। सारी चीज़ें इस फील्ड में ही क्यों है, मतलब आईटी भी है क्योंकि ये भी प्राइवेट सेक्टर है, आईटी भी प्राइवेट सेक्टर है, और बहुत सारे और भी है जिसमें। हमारे इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव है हम्म। एंड ऑफ द डे। तो इसके लिए आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और सही है। आज अगर ये प्रोडक्ट है, ये बना है, तो हमारी डिज़ाइन फाइनल हो गई। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद तो हमने इसका मास प्रोडक्शन कर दिया। उसके बाद आपको खाली यही चेक करना है कि ये इसके हिसाब से बनाया कि नहीं, एक क्यूसी डिपार्टमेंट वाले को लगा के। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हर शॉट अलग है, हर शॉट का क्राइटेरिया अलग है, और क्रिएटिवली देखने के लिए अच्छा, तो आपको कुछ और अच्छा लगेगा, मुझे कुछ और अच्छा लगेगा। तो हम्म। सबसे बड़ा रीज़न वही है कि क्रिएटिवली सब एक पेज पे आ जाएँ। तो किसी को डार्क पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को कोई किसी सीनियर को पसंद है इसलिए उसको पसंद है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको देखने के लिए कोई एक होना चाहिए ना। तो अगर हम एक शॉट कर रहे हैं तो अगर वो सबको दिखाएंगे तो सबका व्यूज़ नहीं, तो अलग सबको अलग नहीं। होगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे आपको भी पता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपका लीड होता है। हम्म। लीड क्यों रखा जाता है कि एक रिफाइन प्रोडक्ट सुपरवाइज़र को दिखाए। अगर डायरेक्ट सुपरवाइज़र को दिखाएंगे और सुपरवाइज़र बोलेगा यार ये चाहिए ही नहीं था, तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा। तो हर एक हायरकी से जाएँ तो हर एक रिफाइन होते हुए जाए। आज अगर मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर को, अगर आपने कुछ एक एनिमेट किया, वो डायरेक्ट मैं प्रोड्यूसर को दिखाऊंगा तो वो कितना बड़ा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने तो पैसा इन्वेस्ट किया है ना उस चीज़ के लिए। तो उसको तो एक रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत अच्छे लेवल पे दिखे, फिर उसमें से अगर वो कुछ उसके हिसाब से बोल सके तो कर सके। हम्म। तो इसके लिए भी यहाँ पे भी हायर की होती है। एक आर्टिस्ट होता है, सीनियर आर्टिस्ट होता है, फिर लीड होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र होते हैं, फिर मेन सुपरवाइज़र होते हैं। तो इसके लिए आपको लीड को ही दिखाना है। लीड अगर आपका ओके करता है फिर वो चीज़ आगे जाती है। फिर उसके बाद मेन सुपरवाइज़र के पास जाती है। फिर मेन सुपरवाइज़र को भी विजन पता होता है क्लाइंट का, उसको अच्छा लगता है, वो क्लाइंट को भेजता है। क्लाइंट अगर अप्रूव करता है या क्लाइंट को कुछ फीडबैक आता है तो फिर वो हमको वापस से करना होता है। तो ये हायर की तो मुझे लगता है फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो क्लाइंट को अगर ऐसा वर्जन चला गया। हाँ, उसके लिए ये हम बेटर कर सकते हैं कि क्लाइंट का जो वर्जन है या हम्म। क्लाइंट ने जो बताया, और वो कम करते भी हैं। सुपरवाइजर्स पूरी टीम को लेके पूरा ब्रीफ करते हैं, चाहे उसमें शायद उस पार्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट हो भी ना हो उस डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बट एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से ये गलत होता है क्योंकि उसका वर्क लाइफ बैलेंस करना और साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस तो आजकल एक नया अगर मैं बोलूँ तो एक शब्द आ गया है, क्योंकि पहले जब हम 2006 से स्टार्ट किए था वर्क लाइफ बैलेंस करके मैंने कोई वर्ड सुना ही नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3 महीने हम लोग स्टार्टिंग में बिना सैलरी के काम करते थे। आज ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे हम पले बड़े हैं, जैसे मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन हम लोग नीचे जाते थे, खेलते थे, मट्टी में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। शाम के 8 बजते थे, 9 बजते थे, हमको पता है कि ये टाइम तक हमारा कट ऑफ है, घर पहुँचना है। तब तक हमारे पेरेंट्स भी नहीं पूछते थे। हम एक बिल्डिंग छोड़ के 4 बिल्डिंग और दूर कहीं चले जाते थे क्रिकेट खेलने, या हमारे 10-12 बिल्डिंग या थोड़े दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा क्रिकेट ग्राउंड था, हम वहाँ चले जाते थे। हम्म। तो कोई पूछता नहीं था। छोटे छोटे की बात है, जब हम 5, 6, 7 साल के थे। आज 5 साल का बच्चा इतना दूर जाएगा? 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्ट मिल गया है। क्या मिल गया है? कंफर्ट। कंफर्ट मिल गया है। तो अब उसके लिए वो डर है। तो आज भी है ना, अगर आर्टिस्ट को है ना बहुत कंफर्ट मिला है,
और आर्टिस्ट हो, सुपरवाइज़र हो, प्रोडक्शन हो, कंफर्ट मिला, अच्छी चीज़ें मिली है। अब अच्छा इतना कंफर्ट मिल गया कि थोड़ा-सा भी स्ट्रेच होता है तो डर लगता है। आज यही आपको मैं अगर पूरा टाइम मशीन से 2007 में फेंक दूँ, 8 में, और आपको बोला कि 3 महीना आपको बिना सैलरी के काम करना है। मैं आता ही नहीं इधर। करेक्ट। और अगर मैं बोल दूँ कि आपको काम करना है, चलो ठीक है सैलरी मिल गई और 4-4 5-5 दिन तक घर नहीं जाना है, इधर ही पड़े हैं। जैसे प्राइम था, तो पहले बड़े-बड़े स्टूडियोज़ नहीं थे, छोटे-छोटे स्टूडियो थे और बड़े 1 आध 2 स्टूडियो थे। तब क्या होता था, तब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कम काम है, तो आप कहीं जॉब छोड़ के जा भी नहीं सकते। जैसे आजकल लोग स्विच करते हैं, ठाक 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 स्विच करते हैं, अभी स्विच नहीं कर सकते हो आप, तभी स्विच नहीं कर सकते थे आप। तो आप 4-4 दिन पड़े रहते थे वहाँ पे, 5-5 दिन पड़े रहते थे। तो आप बताओ कि वो टाइम अच्छा था, ये टाइम अच्छा है? और वर्क लाइफ बैलेंस तो ऐसी बात है कि कुछ समय तो देना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए ना कुछ समय देना पड़ता है। उसके बाद ना लोग आपके पीछे आएँगे, फिर आप के पीछे आएँगे और मतलब आपके हिसाब से काम होगा। अगर आप 2-5 साल दे दो ना आँख बंद करके, माँ-बाप, भाई-बहन भूल जाओ, दोस्त यार, 2-5 साल दे दो, मुझे लग रहा है उसके बाद आपके हिसाब से चलेगी चीज़ें। स्टार्टिंग में ही आप सोचोगे कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है। आजकल वो फ्राइडे पार्टी वाली जनरेशन है कि फ्राइडे नाइट पार्टी होनी चाहिए, समझता हूँ अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ख़राब है, लेकिन हम पहले से बहुत बेटर जगह पे हैं अभी। 2008 9 10 में था, उससे बहुत बेटर जगह पे। इसको और बेटर हम कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब बजट पे डिपेंड करता है। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, लूप होल है, जैसे हमने डिस्कस किया कि सुपरवाइज़र है या जो फाइनल कॉल लेने वाला बंदा है वो भी जो लॉगिन टाइम है उस पे आ जाए, ना कि लॉग आउट टाइम के 2 घंटे पहले आए और फिर बोले ये आज के आज ही करना है। तो वो भी एक मैटर करता है। तो हर एक का एक पर्सपेक्टिव है, हर एक चीज़ है। कोई भी चीज़ जो भी रीज़न से है वो उसका एक रीज़न नहीं होता, उसके 2-4 अलग-अलग एस्पेक्ट होते हैं। इससे पहले एक हमारे गेस्ट आए थे, हुँ। तो उन्होंने बोला था कि हम इस फील्ड में हैं इसलिए मुझे हम लोग को लगता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बट अगर आप दूसरे फील्ड में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो कुछ वहाँ भी प्रॉब्लम्स है। एवरीथिंग कम्स विद द पैकेज। कुछ माइनस पॉइंट होंगे, कुछ प्लस पॉइंट होंगे। तो आपने जो बताया ना, उसके ऊपर ही मैं अच्छा मुझे आपने बताया, मुझे याद आ गया या नहीं पता, क्लिक हो गया कि जैसे हमने बोला कि अरे यार आईटी फील्ड में बहुत अच्छा है, सैलरी डिस्कस करें उनकी और हमारी, उनका क्या ग्रोथ होता है। मतलब उन्होंने तो बट सैलरीज उन्होंने में भी हम लोग से ज़्यादा होता है उसका। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने अपने इतने साल दिए, उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी उन्होंने अपने फील्ड में उन्होंने काम किया होगा, उन्होंने उतनी कितनी फ़ीस डाली होंगी, ठीक है। हम्म। उसके कंपेयर में आप अपनी फील्ड में आ जाओ, आप 12th कर लो, आप क्रिएटिवली बहुत अच्छे हो, आपका स्केच अच्छा है, आपका फ्रेमिंग अच्छा है, आपका सेंस अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिएटिव ही बंदा चलेगा, सेंस अगर आपका अच्छा है तो। आपने 12th कर लिया, आपने किसी मास बीएमएम कर लिया, मास मीडिया से कोई भी कॉलेज से कर लिया, हम्म। कॉलेज डिपेंड नहीं करता, आपका स्किल डिपेंड करता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा हुआ नाइट स्कूल का बच्चा भी आज हम्म। बहुत बड़े लेवल पे बैठा होगा, और जो बहुत बड़े स्कूल में बैठा हुआ बच्चा भी आज 10,000 की जॉब ढूंढ रहा होगा। ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। उन्होंने बहुत कुछ दिया, उन्होंने उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट खर्चा किया उनके घर वालों ने, उसने अपनी पूरी लाइफ लगाई, उसके बाद उसको जो मिल रहा है। हमने 12th कर लिया, बीएमएम कर लिया, या किसी अरीना या जीमा या बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूट है उससे कर लिया, और अच्छा आप स्किल हो, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो पैकेज है, आप 3 साल में अगर आपने 15-20 हज़ार में ज्वाइन किया, अगर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे हो, आप 3 साल में वो 15-20 हज़ार से आप 50-60 हज़ार पे पहुंच जाते हो, आराम से पहुंच जाते हैं। 3 साल में आप 50-60 हज़ार पे पहुंच जाते हो। और और अगर आप और अच्छे हो तो और 2-3 साल में आप डबल, 2 से 3 साल में आप डबल कर जाते हो, स्विच करके अच्छे से स्मार्ट मूव करके पहुंच जाते हो। और आपका फाइनल गोल जो होता है एज एन सुपरवाइज़र बनना या एज एन लीड बनना या बड़ी कंपनी में लीड बनना, तो जो फास्ट ग्रोथ आपको यहाँ मिली, क्या वहाँ मिलती है? सिचुएशन है मार्केट का जहाँ पे जॉब क्राइसिस है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स कम है, ठीक है। और इस क्राइसिस में मैं मतलब कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट, इवन सुपरवाइजर लेवल के लोग भी इस जॉब मतलब इस क्राइसिस के कारण मतलब उनकी जॉब चली गई। इंडियंस। नहीं, इंडियंस नहीं थे, बाहर मतलब फ़ॉरेन के ही लोग थे। उनकी जॉब चली गई और वो लोग लिटरली
देखा जाए क्राइम की, मतलब अभी घर में देने के लिए रेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सिचुएशन कब तक ठीक होएगा और यहाँ पे ये इंडियन मार्केट में कितना अफेक्ट कर रहा है? देखिए, इंडियन मार्केट में इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर टोटल काउंट करें, अगर हमने रेशियो वाइज़ बोले तो 60 टू 70% मार्केट जो है वो हॉलीवुड का है। इंडिया और में। हाँ, पैसे के से हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्वांटिटी से बात नहीं कर रहा हूँ हम्म, कि क्वांटिटी यहाँ पे बॉलीवुड की ज़्यादा होगी या क्या मतलब, लेकिन अगर अमाउंट वाइज़ बोले, कमर्शियली एस्पेक्ट बोले तो 60 टू 70% जो पैसे घूम रहे हैं वो हॉलीवुड के घूम रहे हैं, और 20 टू 30% है जो बॉलीवुड के घूम रहे हैं, इतना मेरा ऑब्जर्वेशन है। हम्म, तो अगर वही काम बंद हो गया, तो वो जो बाकी के लोग कर रहे थे वो भी बॉलीवुड का काम उठाने लग गए। अब जब वो बॉलीवुड का काम उठाने लगेंगे, तो बॉलीवुड में भी जो रेट हैं उधर भी कम होंगे, बिकॉज़ करने वाले ज़्यादा हो गए। हम्म, डिमांड एंड सप्लाई, एवरीथिंग इज़ डिमांड एंड सप्लाई। तब सप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, डिमांड कम है, और क्योंकि बॉलीवुड का तो जो था वो कम है, तो अगर बॉलीवुड वालों को तो किसी को भी जो हम्म, चीज़ सस्ते में मिलेगी और अच्छे में मिलेगी, बड़ी कंपनी अगर वो प्रोजेक्ट करना चाहेगी तो वो देंगे। जब बड़ी कंपनी में पास काम रहेगा तो छोटी कंपनी के पास काम नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हॉलीवुड में, जैसे सबको पता है कि हम्म, स्ट्राइक था बिकॉज़ ऑफ एआई, हम्म, तो वो सिचुएशन तो वहाँ ख़त्म हो चुकी है, वो तो सबको हमको पता है। हम्म, लेकिन वो इफ़ेक्ट यहाँ तक आने में टाइम इसलिए लग गया, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में क्या होता है कि एक बार टाइमलाइन हो गई, एडिट हो गया, एडिट हुआ नहीं हुआ, लाइनअप हुआ, वीएफएक्स में आ गया। हम्म, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। वो लोग जब तक एडिट होके, फाइनल करके, जब तक वो सैटिस्फाइड ना हो, जब तक एक पॉइंट तक लॉक ना हो, तब तक वो वीएफएक्स में कूदेंगे नहीं, स्टार्ट होगा नहीं। तो ऐसा तो हो रहा है कि हर 6 महीने में ऐसा हो रहा है कि हर 3-4 महीने बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ऐसे करते-करते शायद हमने डेढ़ 2 साल निकाल दिए, हाँ, डेढ़ 2 साल निकाल दिए। अब फाइनल ऐसा आ रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है कि मार्च अप्रैल तक बड़ी कंपनीज़ हायर करना स्टार्ट करेंगी, हॉलीवुड का काम आना स्टार्ट होगा। पहले ना आर्टिस्ट सफल जल्दी होते थे, अभी जहाँ पे है सब बैठे हुए हैं पे। वही तो शफ़ल होते थे, सैलरी बढ़ाते थे, फट, हाँ, फट, फट, फट। अब थोड़े से जहाँ हैं वहीं हैं। कितने स्टूडियो में तो सैलरी कम भी कर दी है। 10-10%, 20% कट डाउन किया हुआ है। कितने स्टूडियो में कट डाउन नहीं किया, बट सेम सैलरी पे है। और कोई-कोई स्टूडियो में तो निकाले भी हैं, लेड ऑफ भी हुआ है। सो सब अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हो जाएँगे, मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल में। एक क्वेश्चन जस्ट आपके लिए ऐसे नॉर्मल है, नॉट बट द लिस्ट, कि अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? देखो, अगर मैं इस फ़ील्ड में नहीं होता तो मैं धंधा जैसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे। बिज़नेस कर रहा होता, और मेरे पापा का और जो हमारे पीछे मेरे दादा और हम लोग कपड़े के बिज़नेस में ही थे। तो कपड़े का ही, और रॉ वही जो मटेरियल्स जो स्टार्टिंग होते में हैं, आपने बताया। तो वही कर रहा होता, 100% वही कर रहा होता। और ये तो थोड़ा-सा, थोड़ा फ़ील्ड है, मीडिया है, सब है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे अगर छोटा दुकान लेके भी बैठा होता ना, जो आज कमा रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा होता, इतना ही पता है मुझे। लेकिन आप जो कर रहे हो अभी वो आप सैटिस्फाइड हो उस चीज़ से? मैं सैटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं मूव ऑन हो जाता हूँ। जैसे मैं एडिटर था, मैं एक पॉइंट पे आ गया 6-7 साल में कि मुझे लगा कि यार थोड़ा-सा चेंज चाहिए, तो ऊपर वाले ने ही, आप कुछ नहीं करते हो, सब हुँ, भगवान कराता है। तो ऊपर वाले ने एक नया ज़रिया दे दिया वीएफएक्स, तो वीएफएक्स प्रोडक्शन में घुस गया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है खुद का काम उठाना, हुँ, और मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किया हुआ है एज़ एन फ्रीलांसर। मैं काम कर भी रहा हूँ, हुँ, और एक मूवी है, जो एक और मूवी है वो भी मैं कर रहा हूँ एज़ एन फ्रीलांसर। तो मैं काम उठा रहा हूँ और आर्टिस्ट को दे रहा हूँ, और आर्टिस्ट भी आज जैसे आपने बताया कि काम हुँ, नहीं है मार्केट में, तो उसका मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हूँ कि अगर मेरे पास काम अगर आ रहा है, हुँ, तो मुझे आर्टिस्ट ईज़िली अवेलेबल हो रहे हैं, बिकॉज़ मार्केट में काम नहीं है। तो अगर मुझे कुछ काम मिला है तो हाँ, अगर मार्केट में काम होता तो एज़ एन ईज़िली फ्रीलांसर नहीं मिलते। लेकिन आज नहीं है तो मुझे भी थोड़ा-सा ईज़ी मिल रहा है। बट हाँ, काम भी मिल रहा है मुझे, काम है मेरे पास, तो ऊपर वाले की कृपा है। तो ओके। लास्ट क्वेश्चन कि आप आपकी तरफ से कुछ एडवाइस जो नए स्टूडेंट हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जो आर्टिस्ट भी है, जो जूनियर लेवल पे है और मिड लेवल पे है काम कर हुँ। रहे हैं, उनके लिए कि वो अपने इस करियर में ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे और जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे आ कर के एक स्मूथली उनका कैसे एक जर्नी चलेगी उसके बारे में? देखो, अगर करियर ग्रोथ मैं बोलूँ ना, हुँ, तो कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे ये हो या कोई भी हो, तो आपको ना साल 2 साल तो अपना लॉजिकल माइंड साइड में रख के ना, सिर्फ़ हुँ, जो काम कर रहे हो ना, अपना ग्रोथ नहीं देखना है, हुँ, अपने स्किल का ग्रोथ देखना है। हाँ, मतलब इतना हो जाए कि अगर कोई बाहर से आता है, तो मैं हुँ, समझ सकता हूँ कि
₹10,000 तो उसको बस एक 10-15,000 तो मिनिमम चाहिए उस बेचारे को कि सिर्फ यहाँ पर वो रह सके। रह सके और दाल-चावल खा सके। मैं पनीर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। दाल-चावल खा सके, रह सके, सो सके और वापस ऑफ़िस आ सके, क्योंकि ऑफ़िस आने और घर में एक जो ट्रैवलिंग का भी खर्चा होता है, तो उस हिसाब से उतना है उसके पास, साल 2 साल वो लग के काम करेगा ना, अगर उसका स्किल डेवलप हो गया ना, तो कोई भी बुला लेगा। और आपको पता है 15 का पैकेज सीधा 30 में डायरेक्ट बुला लेगा, अगर वो कैपेबल है तो। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे 15 का है तो तेरे को मैं 20 में बुलाता हूँ। अरे सेम कंपनी, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, सेम कंपनी 30-35 में रख लेगी उसी को ही, अगर उसको पता चले कि वो जा रहा है तो। तो अपना स्किल इतना डेवलप करो, इतना लग जाओ, थोड़ा भूल जाओ साल 2 साल गर्लफ्रेंड को, तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। और जो इनसाइट्स थे, लोग जनरली जो मार्केट में इतने पता नहीं होता लोगों को। अगर मैं भी जिस टाइम पे सोच रहा था कि मुझे एनिमेशन में जाना है, तो मैं जब सर्च कर रहा था तो ये आ रहा था कि आप कहाँ से कोर्स कर सकते हो, क्या सीखना है, ये सब सारी चीज़ें आ रही थी। बट एक्चुअल में जब वहाँ पे प्रोडक्शन में आने में कैसा काम होता है, उसकी इनसाइड चीज़ें जो होती है, वो मुझे ही पता नहीं थी। जब मैं इंटर किया यहाँ पे, तब समझ में आया कि जो जो एक वर्क कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की यहाँ पे।